जम्मू कश्मीर में पीएम की बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान राग गाया। बोली कि मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। कोरोना पर राहुल गांधी ने किए आज मोदी सरकार पर बड़े जुबानी हमले। यूपी के धर्म परिवर्तन रैकेट में हुआ है बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल में फिर एक बार तेज हुई अलग राज्य बनाने की मांग। राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली वारदात। ये सारी खबरें आपको सीधे फील्ड से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 5 साल में पहली बार केशव के घर योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहली बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पहुंचे। यूपी में आज एक मुलाकात से हलचल मच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पहुंचे। वजह केशव मौर्य के बेटे की शादी। कोरोना की वजह से यह शादी बेहद सादगी भरे अंदाज में की गई। योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी और संघ के कई बड़े नेता केशव मौर्य के घर पहुंचे। घर पर भोज भी किया गया। कयास है कि आज के भोज के पीछे सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच तालमेल बेहतर करना भी इस भोज के पीछे का मकसद था। मुलाकात की वजह भले ही केशव मौर्य के बेटे की शादी रही हो, लेकिन इससे यूपी में जारी सियासी हलचल के बीच अटकलों का एक नया दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में आज दिखा पवार का पावर गेम। 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पवार के घर पर बैठक की, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। दिल्ली में शरद पवार के घर में आज बड़ी सियासी गहमागहमी रही। वो इसलिए क्योंकि यहां आज विपक्ष के नेताओं का बड़ा जमघट हुआ, जिसमें शामिल हुए एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। ये चर्चा बड़ी तेज है कि शरद पवार 2024 के चुनाव के लिए खुद अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। आज की बैठक में कांग्रेस की गैरहाजिरी ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। तुलसी के पेड़ को साक्षी मानकर टीएमसी में लौट आए बीजेपी के कार्यकर्ता। ये दिलचस्प आयोजन हुआ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मयूरेश्वर में। हाथ में तुलसी का पेड़ थामा और शपथ ली। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मयूरेश्वर में आज करीब 4000 बीजेपी कार्यकर्ताओं की इसी अंदाज में टीएमसी में वापसी हुई। ये वो कार्यकर्ता हैं जो कि चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। टीएमसी के नेताओं ने सबके हाथ में तुलसी का पौधा पकड़वाया और उन्हें शपथ दिलाई। 4000 कार्यकर्ताओं की घर वापसी करवाने वाले टीएमसी नेताओं का दावा है कि इन कार्यकर्ताओं ने अपनी भूल मान ली है। संकट की चुनौतियों पर पीएम ने लिखा ब्लॉग। पीएम ने लिखा कि केंद्र और राज्यों की भागीदारी के दम पर इस चुनौती का सामना किया। पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर यह ब्लॉग लिखा और कोरोना महामारी के दौरान आई चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, जब पूरी दुनिया में आर्थिक संकट था, तब भी भारतीय राज्य 2020-21 के दौरान 1,06,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार हासिल करने में सफल रहे। केंद्र और राज्यों में भागीदारी के चलते ही संसाधनों की उपलब्धता में बढ़त संभव हुई है। पीएम ने कोरोना संकट के दौरान लिए गए आर्थिक फैसलों का जिक्र करते हुए लिखा, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया गया था। इससे राज्यों को 2020-21 में अतिरिक्त उधार दिया गया। राज्यों को जीडीपी के अतिरिक्त 2% तक उधार की इजाजत दी गई, जिसमें से 1% उधार इस शर्त पर दिया गया कि राज्य कुछ आर्थिक सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि कोरोना से दुनिया भर के देशों और नीति निर्माताओं के सामने नई तरह की चुनौतियां आईं और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। क्या पंजाब कांग्रेस की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू का खेल खराब होने वाला है? सिद्धू के मीडिया में दिए गए बयान से पंजाब कांग्रेस का गतिरोध सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य फिलहाल नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी की कमेटी के सामने बात रखने के बजाय मीडिया के कैमरों पर कैप्टन सरकार पर बरसने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के मीडिया में जाने से कमेटी के सदस्य नाराज हैं। उनका कहना है कि जब सिद्धू मीडिया से ही बात कर रहे हैं तो हमको बात करने की जरूरत ही नहीं। नवजोत सिद्धू जी एक, जिसको हम ये कहें कि वो एक भावनात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, उससे दिल से गवर्न होने वाले व्यक्ति हैं, मगर राजनीति में हैं
और वो राजनीति में एक बात को जानते हैं कि समन्वय ही राजनीति का सबसे पहली ताकत भी है और पहला शस्त्र भी है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में कमेटी के सामने दूसरी बार पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक बार बार दिल्ली बुलाने पर अमरिंदर ने नाराजगी भी जताई और नई पार्टी बनाने की धमकी भी दी। आज राहुल गांधी ने पंजाब के कांग्रेस के विधायकों से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक विधायकों की शिकायत थी कि 2017 के चुनावों के दौरान कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए थे उसमें से अधिकतर अब तक पूरे नहीं किए गए। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली में जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी सूत्रों के मुताबिक अगर बात नहीं बनी तो पंजाब में बन जाएगी नई पार्टी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में सुलह कमेटी के सामने आए। संसद भवन में करीब 2.5 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। यह सुलह कमेटी तो पंजाब में गुटबाजी ठंडी करने के लिए थी, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बार बार दिल्ली में कमेटी के सामने पेशी के लिए बुलाए जाने से कैप्टन अमरिंदर नाराज हैं। सूत्रों का कहना है कि अमरिंदर सिंह को बार बार दिल्ली तलब किया गया तो पंजाब में नए राजनीतिक समीकरण भी हो सकते हैं, यानी बड़े स्तर पर नई बगावत हो सकती है और कैप्टन नई पार्टी भी बना सकते हैं। उनमें हमने भी उनको कई ऐसे सुझाव दिए हैं जिन पर हमें उम्मीद है कि अगले 5-10 दिनों के अंदर आप पंजाब में बहुत कुछ कार्रवाई होती हुई देखेंगे या सुनेंगे। चैलेंज है इस बार सर, आपसी मतभेद बहुत है पंजाब में सर। कोई बात नहीं, मतभेदों जो जीवांत पार्टियां होती हैं, डेमोक्रेटिक संगठन होते हैं, उनमें मतभेद होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के कई विधायक खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को इस बात की चिंता सबसे ज्यादा है कि कहीं ये कलह पार्टी को बड़ा नुकसान न कर जाए। देश में एक दिन में कोरोना की वैक्सीन के 88 लाख डोज देने का नया रिकॉर्ड बना है। ये डोज कल यानी 21 जून को दी गई थी। कोरोना के टीकाकरण अभियान में ये बड़ी कामयाबी रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश में कोरोना के टीके 88,09,000 डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन की कवरेज अच्छी संख्या में हुई। 21 जून को भारत ने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव किया। पूरे दिन में 88,09,000 कोविड-19 वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर की गई। अधिकांश डोजेज देश के ग्रामीण इलाकों में दी गई। ग्रामीण इलाकों के जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वहां 56,09,786 डोजेज दी गई, जो कि कुल दी गई डोजेज का 63% होता है। शहरी क्षेत्रों के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 31,99,000 ऑलमोस्ट 32 लाख डोजेज दी गई, जो कि 36% होता है। टीकाकरण में दूर दराज के इलाकों को ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए आईटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक घर में घुसकर बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूटपाट की। लगभग 50 लाख का कैश और जेवरात लूट ले गए। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के बीएन ब्लॉक के मकान में एक व्यापारी रमेश चंद्र बंसल के घर ये वारदात हुई। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में घर में घुसते हुए बदमाशों की तस्वीरें कैद हुई हैं। 4 से 5 बदमाश खिड़की तोड़कर घुसे और कमरे में सो रही लड़की को चाकू दिखाया। इसके बाद अलमारी तोड़कर उसमें रखे करीब 40 से 50 लाख के कैश और जेवरात लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान घर के बाकी सदस्य दूसरे कमरे में मौजूद थे। लुटेरों के फरार होने के बाद लड़की ने इसकी जानकारी परिवार को दी। जम्मू कश्मीर में पीएम की बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान राग गाया। बोली कि मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। यहाँ तक बातचीत का विषय है तो भारत ने हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत की है। देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ये हमारी प्रायोरिटी थी, है और हमेशा रहेगी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती कई बार भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान और चीन की बात करके अपनी फजीहत करा चुकी है।
यूपी में धर्म परिवर्तन रैकेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। गिरफ्तार आरोपियों पर लगाया जाएगा एनएसए, यानी जमानत भी नहीं मिलेगी। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और तभी खबर आई कि यूपी में धर्म परिवर्तन वाले रैकेट पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये वही 2 आरोपी मौलाना हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने बहला फुसलाकर करीब 1000 लोगों का यूपी में धर्म परिवर्तन करवाया है। इसके लिए जो पैसा खर्च किया गया उसकी फंडिंग सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने की है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी। दोनों आरोपियों पर एनएसए लगने के बाद उनको जमानत नहीं मिल पाएगी। साथ ही दोनों की संपत्ति भी कानून के मुताबिक जब्त कर ली जाएगी। यूपी पुलिस के मुताबिक धर्म परिवर्तन के इस रैकेट से कई संगठन जुड़े थे और उनको पैसा पाकिस्तान समेत कई दूसरे इस्लामिक देशों से आता था। यूपी के धर्म परिवर्तन रैकेट में हुआ है बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार के बाल महिला कल्याण विभाग का एक कर्मचारी ही आरोपी मौलानाओं की कर रहा था मदद। ये उन 2 मौलानाओं की तस्वीर है जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने करीब 1000 लोगों को अलग अलग बहानों से धर्म परिवर्तन कराया। अब खुलासा हुआ है कि केंद्र सरकार के बाल महिला कल्याण विभाग का एक अधिकारी भी इस गोरख धंधे में इनकी मदद कर रहा था। आरोप है कि ये केंद्रीय अधिकारी बाकायदा इन मौलानाओं को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर देता था जो जरूरतमंद थे और धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो सकते थे। जांच एजेंसियों के सामने अब ये अधिकारी बड़े राज खोलेगा, जिससे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। एबीपी न्यूज को एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस रैकेट को चलाने के लिए विदेशों से फंडिंग के नाम पर मोटी रकमें आ रही थी। साथ ही इस पूरे काम में एक नहीं 2 संगठन लगे हुए थे। अब दूसरे संगठन के ठिकानों पर जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से एसआईटी ने पूछताछ की। 6 साल पुराने कोटकपूरा पुलिस फायरिंग के मामले में जांच एजेंसी से हुआ सामना। सुबह 10:30 बजे एसआईटी की टीम इसी गाड़ी में सवार होकर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के चंडीगढ़ वाले फ्लैट पर पहुंची। पहले एसआईटी ने बादल को 16 जून को पेशी के लिए बुलाया था, लेकिन 14 जून को ही बादल की ओर से ये कहा गया कि तबीयत ठीक न होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाएंगे। और अब आज एसआईटी की टीम 2015 के कोटकपूरा फायरिंग केस में पूछताछ के लिए पहुंच गई। उस वक्त बादल ही पंजाब के मुख्यमंत्री थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कोटकपूरा में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। बादल से एसआईटी की ये दूसरी पूछताछ है। पहले वाली एसआईटी की जांच को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इस पूछताछ को भी चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां एक बार फिर घिरी विवादों में। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद संघमित्र मौर्य ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर नुसरत जहां के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये साल 2019 की तब की तस्वीर है जब नुसरत जहां चुनाव जीतकर पहले दिन संसद पहुंची थीं। कथित शादी के ठीक फौरन बाद लोकसभा पहुंची नुसरत ने तब अपना पूरा नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था, लेकिन अब नुसरत ने अपनी शादी को अवैध बताया है। तो बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने गलत जानकारी देने पर नुसरत पर कार्रवाई की मांग की है। जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक झूठ बोला या संसद में जो फीड किया, उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील किया है कि ऐसी अनैतिक उन पर जो उन्होंने कार्यवाही की है, बयान दिया है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकें, अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन किया है कि उनके खिलाफ होनी चाहिए। गौरतलब है कि नुसरत ने पहले कारोबारी निखिल जैन के साथ शादी का दावा किया था। हालांकि अब दोनों अलग हैं और नुसरत ने शादी को भारतीय कानून के मुताबिक अवैध बताया है, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। नुसरत जहां ममता बनर्जी की करीबी हैं और उनकी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी की तरफ से नुसरत जहां को लेकर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी नुसरत के खिलाफ कार्रवाई की इशारों में मांग की थी। कोरोना पर राहुल गांधी ने किए आज मोदी सरकार पर बड़े जुबानी हमले।
राहुल गांधी ने एबीपी न्यूज के सवाल के जवाब में कहा कि लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी, प्रधानमंत्री के आंसू नहीं। क्या प्रधानमंत्री ने जब नेशन को एड्रेस किया तो प्राइम मिनिस्टर भावुक तक हो गए थे, आंख में उनके आंसू तक आ गए थे। उनके इस अश्योरेंस को आप क्यों नहीं मान रहे राहुल जी? देखिए, हिंदुस्तान में सेकंड वेव में 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं। कारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाए। जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि पहली और दूसरी लहर के दौरान जो गलतियां हुई उससे मोदी सरकार को सीख लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई तीसरी लहर आती है तो लोगों की जान बचाई जा सके। राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली वारदात। 11 साल की मासूम बच्ची का रेप कर उसकी हत्या, चेहरे को पत्थर से कुचला ताकि पहचान न हो सके। सैकड़ों लोगों की ये भीड़ राजस्थान के अजमेर जिले में इकट्ठा हुई है और नाराज है मासूम के साथ हुई हैवानियत से। आरोपों के मुताबिक प्राचीन बैजनाथ की पहाड़ी पर 11 साल की बच्ची बकरी चराने गई तो उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी गई। शव की पहचान को छिपाने के लिए चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया गया। वारदात के बाद से गांव के लोगों में काफी गुस्सा है। आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग तेजी से उठ रही है। शुरुआती जांच में बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन इस वारदात के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। शादी समारोह में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, सैकड़ों लोगों के सामने सांसद ने लगाए ठुमके। वायरल हो रहा वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने शादी समारोह में जमकर ठुमके लगाए। वीडियो 20 जून का है। कोरोना नियमों के तहत इतनी भीड़ जमा करने पर रोक है, लेकिन सांसद की मौजूदगी में नियमों को तार-तार कर दिया गया। सवाल यह है कि जब जनप्रतिनिधि ही ऐसा करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।